बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान में कल ईद का पहला दिन था। बड़ा ही धमाका खेज़ किस्म का दिन था ख़ित्ते के हवाले से। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत के मुश्तरका लीडर इमरान ख़ान साहब। उन्होंने अपने बेटों से बात की है टेलीफोन पे, और बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन एक जुमले में सारी कहानी है। इमरान ख़ान ने अपने बेटे से कहा, जो उनकी बहन ने रिपोर्ट भी किया, कि कासिम, मेरे पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक देना। ये इमरान ख़ान साहब ने जेल से आप सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक का पैगाम भेजा है। तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। वो जेल में भी आपके बारे में सोचता है, जेल काट भी आपकी वजह से रहा है। उसने कहा था कि मैं आपका नाक नहीं कटवाऊँगा। उसने कहा था कि मैं आपको झुकने नहीं दूँगा। उसने कहा था जो जो वादा उसने आपके साथ किया उसने पूरा किया। वो भागा नहीं डर के। उसने सौदेबाजी नहीं की। उसने आसिम मुनीर के सामने घुटने नहीं टेके, वरना हर जर्नैल के सामने हर सियासतदान ने या तो घुटने टेके हैं या गर्दन कटवाई है। इमरान ख़ान साहब ने फंसा भी लिया और हार भी नहीं मानता। एक आंख भी उसकी इन्होंने ज़ाया कर दी, और ये सरकारी ज़राए बताते हैं, और इसके बावजूद वो आदमी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये इमरान ख़ान का पैगाम था, आप तक पहुंच गया। इमरान ख़ान ने और भी बहुत पैगाम दिए हैं आपके लिए, और उसको उम्मीद है कि उसकी कौम एक दिन खड़ी हो जाएगी, और इसी उम्मीद के सहारे वो ये लड़ाई इस कौम के लिए लड़ रहा है। बहरहाल, अभी चलते हैं जो खित्ते की सूरत हाल है उसकी तरफ। इसराइल ने ईरान की एटमी साइट पर हमला किया, और इसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल की एटमी तनसीबात के करीब बड़ा खौफनाक अटैक किया है। अब इन दोनों हमलों में कोई ताबकारी फैली नहीं है, लेकिन ये खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। आलमी इदारा जो एटॉमिक मामलात को देखता है, AIEA, वो खासे परेशान है कि अगर कहीं रेडिएशन हो गई या कोई इस तरह के हालात पैदा हो गए तो दुनिया बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन से दो चार हो जाएगी। वो लोग जिनका जंग के लिए कोई कसूर नहीं है वो भी इसको भुगतेंगे। ईरान ने जौहरी तनसीबात के ऊपर जो है वो उनके करीब अटैक किया है, और ये जो एक शहर है ईरान का, दिमोना, यहाँ पे ईरान ने हमला किया। और पहले इससे ईरान के शहर नतंज पे जौहरी तनसीबात पर इसराइल और अमेरिका ने हमले किए थे। ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है, और ये सहूनी जौहरी तनसीबात पर उसने हमला कर दिया है। अब दो जगहों पे ईरान ने अटैक किया। इन दोनों जगहों के दरमियान ज़्यादा कोई फासला नहीं है, यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन देखें तो लगभग 25-30 किलोमीटर का फासला है। ये इस जगह पे ईरान ने अटैक किया। इसमें से एक अराद शहर है और एक डमूना का इलाका है। अराद का इलाका और डमूना का इलाका, यहाँ पे करीबी इसराइल की जो है वो जौहरी तनसीबात हैं, और इसके बाद पूरे खित्ते में ख़ासतौर पे इसराइल में खौफ की लहर दौड़ गई है। लेकिन इन दोनों हमलों ने नुकसान बहुत ज़्यादा कर दिया। यानी इसराइल को कभी इतना परेशान नहीं देखा गया, और इतना तज़ब्ज़ुब और इतनी बौखलाहट इसराइल की नहीं देखी गई जितनी इन दो हमलों में देखी गई है। ये दोनों हमले बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए किए गए ईरान की जानिब से, और इन दोनों हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम ने अपना पूरा जोर लगाया। वजह यह है कि जो जितना हसास इलाका होता है वहाँ पे फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम उतना मजबूत और मरबूत लगाया जाता है। आयरन डोम की जो छतरी पूरे इसराइल के ऊपर लगाई गई थी, इस इलाके पे ख़ास तौर पे बैटरियां और इंटरसेप्टर्स जो हैं वो उनको लगाया गया था, उनकी ड्यूटी थी यहाँ पे। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद ईरान के इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में आयरन डोम या फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है इसराइल का वो नाकाम रहा। अब तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। ये जो अराद का इलाका है, यहाँ से तो रिपोर्ट हो रहा है कि 100 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक कोई जो मारे गए हैं वो तो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसके अलावा जो दूसरा इलाका डमूना का है, वो उधर तो बहुत खौफ फैल गया। उसको तो इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया। इससे पहले इसराइली मीडिया लगातार छुपा रहा था, हर किस्म के हमले को वो छुपा रहे थे, अपने नुकसान को वो छुपा रहे थे, लेकिन एकदम उन्होंने बताना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इसराइल के लिए। नेतन्याहू ने जो एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि कितना प्रेशर है इस वक्त। अब ये जो एक ट्वीट आया नेतन्याहू का, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
नेतन्याहू ने कहा कि हमारे मुस्तकबिल की मुहिम में ये एक बहुत मुश्किल शाम है। थोड़ी देर पहले मैंने अराद के मेयर उससे बात की और उससे कहा कि वो तमाम इजरायली शहरियों की जानिब से ज़ख्मियों की सलामती के लिए हमारी दुआएं पहुंचा दें। मैंने अपने दफ्तर के डायरेक्टर जनरल को हदायत दी है कि वो तमाम सरकारी वजारतों के साथ मिलकर हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। मैं इस वक्त मैदान में काम करने वाले हंगामी इमदादी कुव्वतों के हौसला अफजाई करता हूँ और मैं हर एक से अपील करता हूँ कि वो होम फ्रंट कंपाउंड की हदायत पर अमल करें। हम तमाम महाजों पर अपने दुश्मनों को निशाना बनाना जारी रखेंगे, ये जनाब इन्होंने कहा है। अब इसको ज़रा आप समझे ना कि इसराइल के ऊपर दबाव कितना ज़्यादा आया कि इसराइली वज़ीर आज़म ने 2-3 अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट जारी कर दिए हैं इस हमले के बाद। ये 2 हमले खौफनाक थे। अच्छा, इसके अलावा ना एक और बड़ी खौफनाक चीज़ हुई। देखिए, अभी ये एटॉमिक साइट्स के करीब हमले कर रहे हैं। ईरान का भी जो एटमी तनसीबात हैं, कोई ऐसी जगह पे अटैक नहीं हुआ जिससे रेडिएशन फैले या ताबकारी असरात निकलें। और ईरान ने वैसे भी अपना जो एटमी मवाद जो उसने अभी तक हासिल किया है वो ज़ेरे ज़मीन बहुत नीचे छुपाया है। वहाँ तक अमेरिका का कोई हथियार पहुँच नहीं सकता जब तक कि उसकी फ़ौजें वहाँ पे ना उतरें या कोई गद्दार अंदर से कार्रवाई ना डालें। और दूसरी जानिब इसराइल जो है वो वुल्नरेबल है। अगर ईरान कहीं इसी मिसाइल को जो उसने थोड़ा दूर मारा, अगर वो उसको उस एरिया में मार देता एग्जैक्टली, तो पूरे खित्ते को इसके असरात भुगतने पड़ते। ये बात अमेरिका को भी समझनी पड़ेगी और इसराइल को भी समझनी पड़ेगी और पूरी दुनिया को कि ये आग से खेल रहे हैं और लाखों इंसानों की जानें, जिंदगियां, उनकी सेहत ये खतरे में पड़ जाएगी पूरे खित्ते में। गल्फ के वो ममालिक जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो भी भुगतेंगे बाद में। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई। वो धमकी मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, उसकी वजह भी आपको मैं बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये धमकी क्यों लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया है 48 घंटों का अल्टीमेटम, यानी 48 घंटों का, अब ये गिनती शुरू हो गई है घंटों की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास 48 घंटे हैं, वो खामोशी से आराम से आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे। अगर वो 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोलता तो मैं बहुत तबाही फेरूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब वो तबाही के बारे में क्या कहा कि अमेरिका क्या रद्द-ए-अमल देगा अगर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलता। उन्होंने कहा जी ईरान के अहम पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे जिसका आगाज़ बड़े बिजली घरों से किया जाएगा। वाशिंगटन इस मामले में किसी ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई और खुलकर लगाई कि हम इनकी तनसीबात सारी तबाह कर देंगे ईरान की और बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसका रद्द-ए-अमल जो है वो ईरान ने भी दिया है और ईरान का रद्द-ए-अमल पहले आप पढ़ लें। मैं बताता हूँ आपको ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि 48 घंटे में आपने हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान के पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे। ये क्यों कहा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ईरान का जवाब देख लें। उन्होंने कहा जी फॉलोइंग प्रीवियस वार्निंग, इफ ईरान फ्यूल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज अटैक्ड बाय द एनिमी, अगर दुश्मन ने ईरान के जो फ्यूल के और एनर्जी के, तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अगर उनको तबाह किया, उसके ऊपर हमला किया, तो इसके बदले में खित्ते में जो अमेरिका और उसके रजीम से मुताल्लिक जितने भी रीजनल टारगेट्स हैं और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सारे निशाना बनेंगे, चाहे वो एनर्जी के हैं चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं। ईरान ने भी जवाब दिया कि फिर पूरे रीजन के अंदर, यानी पहले भी वो ये कह चुके हैं कि अगर हमारी बिजली या तवानाई बंद होगी या हमारी ऑयल साइट्स के ऊपर अटैक किया जाएगा, एनर्जी साइट्स के ऊपर अटैक किया जाएगा, तो फिर बचेगी किसी की भी नहीं। और यहाँ पे याद रखिएगा अमेरिकन कंपनियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत बना के यहाँ से ले जाती हैं। ये बड़ी बड़ी जो तनसीबात हैं, बड़ी बड़ी जो ऑफिसेज हैं, ये बड़ा बड़ा जो निज़ाम चल रहा है, इसमें अमेरिकन बेशुमार पैसा कमा रहे हैं। ऑयल कंपनीज में ख़ास तौर पे इस बिज़नेस में अमेरिकन बिलियनियर्स, इसके अंदर उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बहुत पैसा अमेरिका में जाता है। बहरहाल अब ये ईरान ने भी वापस वार्निंग दे दी है कि जनाब आप जो करेंगे वो फिर हम भी करेंगे। ये बात हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि ईरान को जो ईरान के साथ किया गया, ईरान ने वापस वो किया, और जो ईरान ने वार्निंग दी, ईरान ने उसके ऊपर अमल दरामद किया। उन्होंने इस जंग में अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है कि जो हम कहते हैं फिर वो हम कर भी देते हैं। जब हम बताते हैं कि अगर ये किया तो ये करेंगे, तो फिर वो हम कर भी देते हैं। अब नाज़रीन, अमेरिका को ये क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, कुछ ममालिक ने ईरान से रब्ता किया है, मुबैना तौर पे जापान भी उनमें से एक बताया जा रहा है। उन ममालिक ने ईरान को यकीन दिलाया कि आप आबनाए हुर्मुज़ से हमारा तेल गुजरने दें, हमारे ऑयल टैंकर आप जानने दें, हम आपकी शर्त के मुताबिक चाइनीज़ करेंसी के अंदर पेमेंट कर देते हैं।
अब ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिका का सालाना नुकसान हो जाएगा अगर ये ट्रेंड चल पड़ा दुनिया में। तो ये है अमेरिका की परेशानी। एक कहावत है ना उर्दू में, खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा 12 ने। तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे, ये भी कहावत है। वो कैसे? देखें, ये तो जंग लड़ने गए थे मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए कि अरबों डॉलर कमा लेंगे दोबारा से और इसराइल हमेशा के लिए महफूज भी हो जाएगा। गाज़ा के अंदर भी अपना प्लान जो है उसको अमल दरामद कर लेंगे और अरबों के ऊपर भी एक धाक बैठ जाएगी, पूरा निज़ाम एक बन जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर उठने वाले पॉलिटिकल मामलात या एप्स्टीन फाइल या ऐसी चीज़ों से भी मुबैना तौर पे बच जाएंगे। दिमाग में तो ये था, गेम पड़ गई उल्टी। हुआ ये कि ईरान ने आगे से मारना शुरू कर दिया और अब जो ईरान ने शर्त रखी है, अगर इस शर्त के ऊपर बाकी ममालिक आ जाते हैं और आपने हुर्मुज़ नहीं खुलती, यानी वो नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है जी आप चीनी करेंसी के अंदर पैसा दें, हमें उसकी आप इनवाइस दिखाएं कि आपने चाइनीज़ करेंसी के अंदर पेमेंट कर दी है, ले जाएं, आप ले जाएं अपने टैंकर्स, आपको नहीं रोका जाएगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो ये ट्रेंड चल पड़ेगा। फिर रशिया जो है वो अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करवाएगा, चाइना अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करवाएगा और आहिस्ता आहिस्ता यूरो के अंदर पेमेंट होगी, बाकी तो डॉलर नीचे जाए। डॉलर अगर नीचे चला गया आलमी सतह के ऊपर, या डॉलर के अंदर या पेट्रो डॉलर की जो टर्मिनोलॉजी है ये अगर इफेक्ट हो गई, तो फिर अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो खतरे में पड़ जाएगा। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। अकेला पहलवान बना हुआ ना, तो डॉलर चला रहा है पूरी दुनिया को। तो यहां पे ये खतरा है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं जी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, खोलो, नहीं तो तबाही फेर देंगे। ईरान ने कहा तबाही फेरो, हम भी तबाही फेर देंगे। ये है जनाब अब तक की सूरत हाल, और ये तबाही ऐसा लगता है कि फिर जाएगी। अब ये मामला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह है कि सऊदी अरब ने 24 घंटों के अंदर अंदर अल्टीमेटम दिया है ईरानी सफारतकारों को कि हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओ। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी कशीदा है। सऊदी अरब ने ईरानी सफ़ीरों को कहा कि नापसंदीदा शख्सियात निकले हमारे मुल्क में से बाहर, और साथ ही साथ एक इत्तेहाद हुआ है इसराइली मीडिया में, बहरीन के मीडिया में और यूएई के मीडिया में। उनका चैनल 12 है और यहाँ पे भी चैनल्स हैं, इन्होंने मिलकर एक आपस में इत्तेहाद भी किया है, यानी मीडिया का भी एक नॉर्मलाइजेशन हुई है, एक दूसरे को तस्लीम करके इकट्ठे काम करना शुरू किया है। ये भी हो गया। दूसरी तरफ अरब अमारात जो है वो भी ये इंदिया दे रहा है, और सऊदी अरब से भी ये खबरें आ रही हैं कि अब बाकायदा एलानिया तौर पे यहाँ पे अमेरिकन को ऑपरेशंस की इजाज़त दी जाएगी कि यहाँ से ऑपरेट कर सके, क्योंकि ईरान हमारे ऊपर अटैक करता है, उनका ये कहना है। तुर्की जो है उसके भी स्टेटमेंट्स थोड़े थोड़े से अब बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अरब ममालिक से अब ईरान के ऊपर अटैक होगा और पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरना पड़ जाएगा। पड़ क्या जाएगा पाकिस्तान की, तो ऐसा लगता है ख्वाहिश है कि वो इस लड़ाई में उतर जाए, क्योंकि जहाँ डॉलर वहाँ पे हमारी लड़ाई होती है। अमेरिका डॉलर देता है तो हम मुजाहिदीन बना देते हैं कि जनाब ये तो मुजाहिदीन है, ये तो कमाल लोग हैं। अमेरिका दोबारा डॉलर देता है तो हम कहते हैं नहीं ये तो दहशतगर्द थे, और फिर डॉलरों की लालच आती है तो हम उनको लाके पाकिस्तान में बसा देते हैं। फिर डॉलर की लालच आती है, हम उनके ऊपर बमबारी शुरू कर देते हैं। तो हमारा तो जनाब डॉलरों के साथ है मामला, डॉलरों के बगैर नहीं है। ईरान हमें डॉलर देता तो हम ईरान के साथ खड़े हो जाते, ये भी हो सकता था। लेकिन अभी एक अजीब ट्रेंड पाकिस्तान में मैंने देखा कि कल क्योंकि ईद का दिन था, तो ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ाई उलमा इकराम ने, तो पाकिस्तान भर की मसाजिद से ये बात रिपोर्ट हुई और हर जगह से दोस्तों ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में मसाजिद में उलमा इकराम ने ईरान की फतह के लिए दुआएं मांगी हैं, ईरानी कौम के लिए दुआएं मांगी हैं और ईरान के हक़ में दुआएं मांगी है पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में उलमा इकराम ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क को एक ऐसी लड़ाई में ले जाना चाहती है या एक ऐसे मुल्क के साथ लड़ाई में ले जाने की बात कर रही है जिसके लिए पाकिस्तान की कौम दुआएं मांग रही है। यानी अगर पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ा या ईरान के खिलाफ लड़ा तो यानी पाकिस्तान न्यूट्रल भी रह सकता है ना इस लड़ाई में। दोनों बरादर इस्लामी मुल्क हैं, ठीक है, आप दोनों आपस में ना लड़े, हम ये कह सकते हैं, हम सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, वो तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर ये दोनों लड़े तो अगर अब एक तरफ से खड़े हो गए तो मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि जो दूसरी तरफ है उसको तो इसराइल और अमेरिका भी मार रहे हैं। इसलिए कौम की हमदर्दियां उनके साथ हैं। ईरान के साथ कौम की हमदर्दी इसलिए नहीं है कि कोई शिया सुन्नी का मामला है, नहीं, ईरान के साथ कौम की हमदर्दी इसलिए है कि ईरान को मारने वाले अमेरिकन और इसराइली है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने सारी जिंदगी कौम को यह बताया कि इसराइली भी बहुत बुरे हैं और अमरीकी भी बहुत बुरे हैं। अब कौम के दिमाग में वो बात बैठ गई है, तो कौम कह रही है जी अगर वो इतने ही बुरे हैं तो आज ईरान उनसे लड़ रहा है
तो आप ईरान से क्यों लड़ने जा रहे हैं? तो ये कौम जिसके लिए दुआ कर रही है, ये उसके साथ लड़ने जा रहे हैं। ये बड़ा महंगा काम पड़ जाएगा और बहुत अजीब काम हो जाएगा। नादरीन, ईरान ने एक चीज़ पे और खबरदार किया है और इसके ऊपर बीबीसी की रिपोर्ट भी है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने खार्क जजीरे के ऊपर हमला किया तो ईरान बहेरा अहमर और आबनाए बादल मंदब इन दोनों को भी गैर मुस्तहकम कर सकता है। अब ये बहेरा अहमर कौन सा है? ये रेड सी है। ये बाब मंदब से आगे ऊपर जहाँ पे नहर स्वेद है, ये वहाँ तक का इलाका है समंदर का। और इसको ईरान कैसे गैर मुस्तहकम कर सकता है? यहाँ पे देखें सिक्योरिटी के कुछ एरियाज बने हुए हैं, उनको ईरान मिसाइलों से निशाना बना सकता है। और जो हौसी हैं वो क्योंकि यमन के हौसी ईरान को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी यहाँ पे एक बदअमनी पैदा कर सकते हैं। तो तेल की तिजारत मज़ीद मुतासिर हो जाएगी कि जो अल्टरनेटिव थोड़ा बहुत तेल निकलता है या कोई उनका है बंदोबस्त, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ईरान ने यह कहा कि अगर अब ये किया गया तो फिर इसके नतीजे में हमारा रद्द अमल ये होगा। एक और चीज़ जो ईरान के स्पीकर ने की, कालीबाफ, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी इसराइल की फ़िज़ा अब दिफा के बगैर है। यानी ये दफाई निज़ाम था उनका, फ़िज़ाई दफाई निज़ाम, वो अब बहुत कमज़ोर है, ख़त्म हो गया। तो जो पहले से तयशुदा अहदाफ हैं उनको निशाना बनाने का वक्त अब आ चुका है, ये जनाब उन्होंने कहा, कालीबाफ ने। तो ईरान के लिए अब वो टारगेट ईजी हैं जो कल तक बहुत मुश्किल थे। एक और ख़बर है नादरीन, और ये बड़ी अहम खबर है। ये दावा किया गया कि 4000 मील दूर ईरानी मिसाइलों ने जाकर एक अटैक किया है। और ये जो अटैक किया है, ये अटैक डिएगो गार्सिया के इलाके में किया है। वहाँ पे एक जजीरा है जो बरतानिया का है। अच्छा, इसके बाद ना फौरी तौर पे ये खबर इसराइली मीडिया ने उठाई और कुछ अमरीकी मीडिया ने खबर उठाई और अरब मीडिया ने भी ये खबर उठाई कि जनाब ईरान की बहुत ज़्यादा हद बढ़ गई है और इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है इनके मिसाइलों की, ये पूरे यूरोप को भी तबाह कर सकते हैं। तो मैंने इस खबर को ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये कोई एक फॉल्स फ्लैग टाइप का ऑपरेशन है कि यूरोप को खौफजदा किया जाए ईरान के ज़रिए से कि जनाब ईरान के मिसाइल तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो वो आप सबको भी मार सकता है, पूरे यूरोप को मार सकता है, लिहाजा मिलकर ईरान वाला ख़तरा ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ईरान ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया और ईरान ने यह कहा कि जनाब ये मिसाइल हमने नहीं दागे, हमने ये मिसाइल नहीं चलाए, ये मिसाइल कहीं और से आए। अब ये बताएं जनाब मिसाइल कहाँ से आए, ये बात तो फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चल सकती है क्योंकि ये दोनों मिसाइल अपने टारगेट पे नहीं आए, लेकिन सिर्फ ये बताया गया कि यहाँ पे 2 मिसाइल आए, ईरान वाली साइड से आए। अब ये किसने चलाएं, कहाँ से चलाएं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और 4000 मील दूर आकर अगर ये मिसाइल गिरे हैं तो ये पूरे यूरोप को एक वार्निंग देने वाली, वार्निंग शॉट होता है ना, ये उस तरह का एक शॉट है कि पूरे यूरोप को एक वार्निंग दी गई है। लेकिन ईरान ने कहा जनाब कि ये हमने नहीं चलाए। नाज़रीन, अमेरिका के साथ साथ इसराइल का भी नुकसान हो रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप मजाक उड़ाते थे इंडिया का कि 8 जहाज़ उनके गिर गए, 9 गिर गए, 10 गिर गए। तो इकनॉमिक टाइम्स ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को कहते थे कि उनके 8 जहाज़ गिर गए, तो उधर 3 हफ्ते के बाद अमेरिका के अपने 16 जहाज़ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक गिर चुके हैं। तो अब अमेरिकी मीडिया भी डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। उधर ईरान ने इसराइल का एक और तैयारा गिरा दिया है F-16 और इसका दावा भी किया गया। अच्छा, एक चीज़ और है जो ईरानी फ़ौज के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम ने कही है। कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी को आप देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से वो बड़ी संजीदा तरीके से आकर बात करते हैं, ना वो आंखें मारते हैं, ना वो गंदे इशारे करते हैं, ना वो गाली देते हैं, ना वो बड़के मारते हैं। वो आते हैं और प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात करते हैं और चले जाते हैं। उनके हथियार बोलते हैं, जंग में उनकी कामयाबी बोलती है। अब वो ये कहते हैं कि ईरान अब पहले से ज़्यादा जारे हो चुका है। 3 हफ्ते तक दुश्मन की एक एक कमज़ोरी को देखा गया है। अब वो क़यामत ढाएंगे कि इसराइल सारे जराइम और मुजालिम भूल जाएगा। और कल का दिन जो है वो इस बात का सबूत भी है। कल बहुत मारा ईरान ने इसराइल को। इसराइल ने पूरी कोशिश की इंटरसेप्ट करने की उन मिसाइलों को, लेकिन वो जाकर गिरे हैं और उसकी वजह से पूरा इसराइल लड़स गया है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।